चलिए एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 128, 129, 130 एंड 131। टॉपिक का नाम जैसे ही आप देखते हैं ना अकाउंट्स, तो कई लोग को लगता है लॉ सर है और ये अकाउंट्स पढ़ाएंगे आज। मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, आवाज चेक कर लिया ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमारे कंपनी लॉ के अनुसार क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज पॉइंट्स। सो सेक्शन 128 से हम शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 128। बट बिफोर आई गो टू 128 मैं तीन डेफिनेशंस आपको समझाना चाहूंगा। वैसे है क्या, थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखे जाते हैं। आप देखोगे रजिस्टर ऑफिस पे रखे जाते हैं, फिर उसका एक्सेप्शन पढ़ने वाले इंडिया में कहीं भी रखे जाते हैं। कई बार कैसे रखे जाते हैं देखेंगे। फिर हम आज पढ़ने वाले हैं क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं, तो क्या क्या हमें प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच वाले ब्रांच पे रख सकते हैं, इंडिया के बाहर वाले भी हम क्या वहां रख सकते हैं, कौन इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और किसकी जिम्मेदारी होगी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज if books of accounts are not maintained properly। तो इन सब चीजों को हम आज पढ़ने वाले। बट बिफोर आई गो इनटू दैट हम पहले तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। विल बी टॉकिंग अबाउट बुक्स एंड पेपर्स, एक फ्रेज है बुक्स एंड पेपर्स। विल बी टॉकिंग अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक सिंपल सा बात यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो किसके आधार पर बनता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपके नहीं बने हुए होंगे तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे। एंड फिर एक नया वर्ड आ रहा है यहां पर, बुक्स एंड पेपर्स। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स एंड पेपर्स में क्या फर्क है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप देखोगे ना, ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं जो बेसिकली फाइनेंशियल इंपैक्ट वाले रिकॉर्ड्स, जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, लुक एट द लैंग्वेज, इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स। ओके, आप मार्किंग करते रहना जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। कैसा रिकॉर्ड्स इसमें इंक्लूडेड है, डेफिनेशन इज वेरी वास्ट। इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय अ कंपनी, यानी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखता है ये। It maintains records of sale and purchases of goods and services, assets and liabilities of the company। यानी देखो इसमें इनकम एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड है, सेल परचेज का रिकॉर्ड है, एसेट लाइबिलिटी का रिकॉर्ड है, रनिंग नोट्स लिख रहे हो ना आप। एंड कुछ कंपनीज को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है, हम पढ़ेंगे सेक्शन 148 में। आइटम्स ऑफ कॉस्ट विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148। What is 148? If the company has to maintain cost accounting records, तो कुछ items of cost आपको उसके अनुसार रखना पड़ता है। तो moral of the story, books of accounts में क्या क्या आ रहा है अगर आप स्क्रीन देख रहे हो। Books of accounts include records in respect of income expenditure, sale purchase, asset liability and items of cost as may be prescribed under section 148 if the company has to maintain cost accounting records। if the company has to maintain cost accounting records, तो ये हर कंपनी को मेंटेन नहीं करना पड़ता है कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कुछ फिगर्स होते हैं, टर्नओवर अगर आपका इतना के ऊपर चला जाए, वो आप पढ़ोगे मेरे से सेक्शन 148 के अंदर, तो आपकी कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कॉपी मेंटेन कर रहे होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड रिकॉर्ड्स, ये लाइन तो लिख ही लो, डॉट 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 लिख लो और ये शॉर्टकट लिख लेना, तो कम से कम आपको याद आ जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है। सर तो बुक्स एंड पेपर्स क्या है, वापस देखो इंग्लिश, बुक्स एंड पेपर्स इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे वाह, यानी कि बड़ा सेट कौन सा है, बुक्स एंड पेपर्स, उसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आता ही है जो नीचे पड़े हैं, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट डीड, लीज डीड हो सकता है, वाउचर्स, कुछ भी लिखावट अगर जो कंपनी ने कोई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, डॉक्यूमेंट्स,
मिनट बुक जो जनरल मीटिंग्स का समरी रिकॉर्ड्स होता है, बोर्ड मीटिंग का समरी रिकॉर्ड्स होता है. इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स, oh my god, important registers maintained on paper or in electronic form भी covered है. तो you have to remember the definition properly. Books and papers is broader definition. क्यों broader definition? क्योंकि इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आया ही है, और उसके अलावा देखोगे यहाँ अकाउंट का बुक्स तो आया ही है, उसके अलावा ये डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, रजिस्टर्स, मिनट बुक, रजिस्टर्स मेंटेन्ड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी बुक्स एंड पेपर्स में मिनट्स एंड रजिस्टर्स भी आ रहे हैं. ये थोड़ा नाम पता होना चाहिए, कई बार गंदा एमसीक्यू दे देंगे एंड ऑल ऑफ द अबव आएगा कि बुक्स एंड पेपर्स इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर्स, ऑल ऑफ द अबव. वरना लोगों का टेंडेंसी रहता है सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टिक करने का. बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आएगा ही बुक्स एंड पेपर्स के अंदर, उसके अलावा ये लिस्ट भी आ रहा है. दैट इज योर डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग, डॉक्यूमेंट, मिनट्स, रजिस्टर्स मेंटेन्ड ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो डिड यू अंडरस्टैंड बुक्स एंड पेपर्स के अंदर क्या आता है? उसके बाद तो विच इज ब्रॉडर, बुक्स एंड पेपर्स, जिसके अंदर पहला लाइन था इट इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप देख रहे हो क्या आता है. तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. नाउ अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स. तो या मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस जो है ना वो बहुत ही इंक्लूसिव नेचर के हैं, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लैंग्वेज आ रहा है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अकाउंट्स टीचर पढ़ाए होंगे, हर कंपनी को नहीं लगता है, इफ एप्लीकेबल, एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट हैं. बट यहां पे गुड न्यूज लिखा हुआ है दैट सम कंपनीज, तुम भी इंक चेंज करते रहना मेरी तरह, मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट. कभी कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देने से भी चलेगा. कब चलेगा? यानी दे तो भी चलेगा, नहीं दे तो भी चलेगा. 4 कंपनीज ऐसे हैं, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एंड द फोर्थ वन वेरी इंटरेस्टिंग, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स. यानी सिर्फ प्राइवेट कंपनी देख के हड़बड़ाना मत, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप एक साथ पढ़ा जाता है. यानी जो स्टार्टअप्स प्राइवेट कंपनी के नेचर में हो, स्टार्टअप एलएलपी के नेचर में भी होते हैं कई बार, तो ये प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स चाहें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देंगे तो भी उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा माना जाएगा. इन 4 को छोड़कर कोई कंपनी अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दे रही है तो वो इनकम्प्लीट सेट है. इट्स नॉट अ कंप्लीट सेट. कंप्लीट सेट में क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. 5 आइटम्स आते हैं, पक्का एवरीवन याद रहेगा. तो ये जो डेफिनेशंस यूजुअली मैं चैप्टर्स में नहीं कराता हूं, पर ये वाले डेफिनेशंस जो चैप्टर्स में मैंने करवाए, दे आर इंपैक्टफुल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. केस स्टडी हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो या एमसीक्यू हो, यहां पे भी आ जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहां नहीं देने से भी चलेगा, दे दे तो चलेगा और नहीं दे तो भी चलेगा. ओपीसी में, स्मॉल कंपनी में, डोरमेंट कंपनी भूल गया, इनएक्टिव कंपनी है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है लास्ट 2 सालों से, उसे हम डोरमेंट कंपनी बोलते हैं. वैसे सर व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर यूजुअली क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक. दिस इज द यूजुअल फिनोमेना. बट अगर कोई कंपनी 18 फरवरी 2019 को बनी है तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है ना अगले साल के 31 मार्च को होगा. दैट इज 2020 31 मार्च. यानी अगर कोई मैं बोलूं 15 जनवरी 2019 को बना, यानी कि जनवरी के बाद अगर आपका कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तो उसका फाइनेंशियल ईयर उसी साल के 31 मार्च यानी 2-3 महीना बाद ही नहीं होगा, बल्कि अगले कैलेंडर ईयर के 31 मार्च को होगा. ये बात यहां पे भी लिखी थी, एक बार पढ़िए. आई एम हियर ओनली कि फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है. तो अगर कोई कंपनी 17 जनवरी 2019 को बनी है तो फाइनेंशियल ईयर अगर उसका 17 जनवरी 2019 है तो इट विल नॉट एंड ऑन 31 मार्च 2019, रादर इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2020. स्टार्ट रीडिंग इट. पढ़िए इस पैराग्राफ को जल्दी.
नोटेड एवरीवन? ओके, नाउ सिंपल सी बात समझिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। यूजुअली फाइनेंशियल ईयर ये है। अब एक्सेप्शन समझते हैं। व्हाट इज द एक्सेप्शन? जब कहीं पर प्रोवाइडेड वर्ड आता है तो इट मींस व्हाट? इट इज एन एक्सेप्शन। यहां पे क्या बोला जा रहा है? एन एप्लीकेशन मेड बाय अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हो सकता है हम 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं फॉलो करेंगे। ऐसा कब होता है और किसको अप्लाई करते हो? अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप किसको अप्लाई करोगे? अप्लाई टू, लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर, कि हम अपना फाइनेंशियल ईयर अलग करना चाहते हैं। ओके, यूजुअली एवरीवन हैज टू फॉलो 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप अलग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लिखा हुआ है कंपनी इज एप्लीकेशन मेड बाय कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। किसकी हो गई? लैंग्वेज देखो, ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि माई कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, माई कंपनी इज द सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, एसोसिएट ऑफ अ फॉरेन कंपनी, एंड हमको कंसोलिडेट करना पड़ता है। याद है आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अपना भी बनाते हैं, हाँ, स्टैंड अलोन बोलते हैं। सपोज मैं एक कंपनी हूं, एबीटीएफ, अमित बछावत ट्रेनिंग फोरम प्राइवेट लिमिटेड, मैं अपना खुद का सिर्फ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाऊंगा, अपना सिर्फ। और मुझे एक और बनाना पड़ता है अपने सब्सिडरी के साथ मिलाकर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोग मर्ज नहीं हुए, ओनली हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी बनता है। तो लिखा हुआ है अगर हमारी कंपनी एक होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, मैंने 3 अलग इंक लगाए हैं, आप भी लगाए होंगे। अगर हमारी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट हो जाती है एक फॉरेन कंपनी की, देन फॉर, इंग्लिश सुनो, कंसोलिडेशन पर्पसेस, हो सकता है ना वहां का फाइनेंशियल ईयर अलग हो, हमारा अलग हो, तो हम यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं उनके अनुसार, ताकि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सके। तो कंसोलिडेशन पर्पसेस के लिए, लैंग्वेज याद रखना, पर्पस के लिए, फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस के लिए हम आरडी में रीजनल डायरेक्टर के पास जाके अप्लाई करेंगे ई फॉर्म RD1 के लिए। पर वो किस के केस में अलाउड है? इफ माई कंपनी इज अ होल्डिंग सब्सिडरी, साथ साथ में लिपसिंग कर रहे हो, इफ माई कंपनी इज अ होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक बाहर वाली कंपनी के लिए अगर हम एक होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट हैं, देन आई मे फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन। उसके लिए अप्लाई मुझे करना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर को। इज इट ओके? तो दिस इज अ गुड वन, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और लिखना लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज पॉलिश करने का दरकार है। तो कैसे क्या प्रोसीडर होता है इस टाइप के चेंजेस को लाने के लिए? तो यहाँ पे कुछ थ्योरी दिया हुआ है, यू मस्ट लर्न इट वंस। डायरेक्ट थ्योरी दिया हुआ है, आप रीजंस बताओगे एप्लीकेशन के लिए, जिस बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया था कि हाँ हम लोग अलग फॉलो करना चाहते हैं, उस मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग की कॉपी दोगे। जो अप्लाई कर रहा है जाकर, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी है ना एप्लीकेशन के लिए, पिछले 5 सालों में क्या आपने ऐसे एप्लीकेशन और भी किए थे, और क्या वो एप्लीकेशन आपको एक्सेप्ट किए गए थे या रिजेक्ट किए गए थे, कॉपी ऑफ ऑर्डर के साथ जमा दोगे। आरडी का ऑर्डर आएगा, उस आरडी के ऑर्डर को भी आप जमा दोगे INC 28 में 30 दिन के अंदर। तो ये प्रोसीडर फॉर चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी पड़ा हुआ होना चाहिए था। सो अभी तक हमने क्या किया है? बुक्स एंड पेपर्स में इट इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डीड्स, दिख रहा है, मिनट्स, इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स, ये सब चाहे वो पेपर पे हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो भी कन्वर्ट है इसके अंदर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, IE यानी इनकम एक्सपेंडिचर, सेल परचेज, एसेट लाइबिलिटीज and items of cost for required to be maintained for companies covered under cost accounting records rules. Financial statement includes balance sheet, PL, cash flow statement, statement of changes in equity, notes to financial statement. Cash flow statement 4 केसेस में नहीं देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल ईयर यूजुअली यूनिफॉर्म होता है, और कई बार फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, सपोज बना है कंपनी 17 जनवरी 2019, पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2020। ओके, एंड एक्सेप्शन भी आपने पढ़ लिया। आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने के लिए आरडी को अप्लाई करोगे इन ई फॉर्म RD1 विद द रीजंस एंड द कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन जहां आपने ये डिसीजन लिया है। मोर ओवर,
अगर पिछले 5 सालों में आपने और ऐसे एप्लीकेशंस किए थे और क्या उसका आउटकम था उस एप्लीकेशन का, वो भी आप बताओगे। अब हम शुरू करते हैं मेन एक्टिविटी जिसके लिए आज हम लोग मिले हैं। तो अभी जो मैंने तीनों आपको पढ़ाया था दैट वाज बिकॉज सेक्शन 128 मुझे आपको समझाना था, तो ये वर्ड्स कई बार वहां पे भी आएंगे। तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर कंपनी के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है, रजिस्टर ऑफिस पे वो क्या क्या रखेगा, सारे बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रजिस्टर ऑफिस पे रखेगा। अब ये मत पूछना रजिस्टर ऑफिस क्या होता है, नॉट नेसेसरली द हेड ऑफिस, बट एक ऐसी ऑफिस जो सारे कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए आप आरओसी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि मेरी रजिस्टर ऑफिस यहां पर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रखोगे इस पर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स भी रखोगे, which gives a true and fair view of the state of affairs of the company, and it's kept on accrual basis and double entry system। ये वर्ड्स अंडरलाइन कर लेना अगर मिस किया हुआ है, अंडरलाइन नहीं है। यानी हर कंपनी को रजिस्टर ऑफिस पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने और अक्रूवल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम पे रखना है। क्वेश्चन है, कैन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बी केप्ट एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया? हम क्या इंडिया में कहीं और रख सकते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? कहीं पर और हम क्या बुक्स अकाउंट्स को रख सकते हैं? तो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, वी कैन कीप इट एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया। अगर बोर्ड डिसाइड करती है तो हम दूसरी जगह भी रख सकते हैं। इसमें ना एसआर इन जीएम मत लगा देना, यहां बोर्ड का डिसीजन है, बोर्ड को अंडरलाइन किया अलग इंक से। बीआर, सर आप कहीं एसआर पढ़ाते थे, वो था क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को, आपने बचपन में पढ़ा होगा, आप क्या दूसरे जगह रख सकते हैं रजिस्टर ऑफिस को छोड़कर? तो हम बोलते थे वो दूसरा जगह हो सकता है एक ऐसा सिटी जहां मोर देन 10% ऑफ द मेंबर्स रिसाइड करते थे एंड एसआर पास करके। पर ये है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या आप दूसरी जगह रख सकते हैं, बोर्ड डिसाइड करेगा और उसके बाद कंपनी जो है ना वो आरओसी को 7 दिन के अंदर बता देगा एड्रेस कि हम कहां रख रहे हैं। इन एओसी 5 फुल एड्रेस हम बता देंगे। एओसी नाम क्यों पड़ गया, बिकॉज ये चैप्टर अकाउंट से रिलेटेड है, तो यहाँ बहुत सारे फॉर्म में एओसी एओसी दिखाई देगा। यानी बोर्ड डिसीजन लेगा और बोर्ड डिसीजन लेकर कंपनी को बता देगा, कंपनी आरओसी को विद इन 7 days ऑफ द डिसीजन फुल नोटिस देगा, इन राइटिंग फुल एड्रेस देगा कि हमारा ये दूसरी जगह कहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ से एमसीक्यू भी आता है जिसमें बहुत लोग एसआर टिक करके आ जाते हैं, और ये एक 2-3 मार्क्स का केस स्टडी का सब पार्ट भी बन सकता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं? क्या आज तक आपने सिर्फ देखा होगा, तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं? यस, मेनी पॉइंट्स टू बी कंप्लाइड। जो रूल्स में लिखे हुए बहुत सारे पॉइंट्स, एक एक करके देखें। नंबर 1, इंडिया में हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए। सपोज आप कोई बाहर के सर्वर्स में रखते हो, आप बोलोगे वहां तो ऑफ है सर्वर, वहां का टाइमिंग अलग है, वो नहीं चलेगा। इट शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया। नेक्स्ट, इट शुड बी रिटेन, इंक लगाते रहना, इन द सेम फॉर्मेट इन विच इट वॉज जनरेटेड, फॉर्मेट चेंज मत करना। ओके और ब्रांच ऑफिस से भी जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो भी हमें यहाँ पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी, अब तुम बोलोगे सर ब्रांच का तो अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। सब्सिडियरी का अलग बनता है। मैं कंपनी हूं, मेरे बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिनके थ्रू मेरा प्रोडक्ट सेल होता है, ब्रांच का तो मेरे साथ ही स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लब होगा ना। हम सब्सिडियरी कंपनीज की जब बात करते हैं उनका अलग बनता है, और फिर हम उनको अपने साथ कंसोलिडेट करके भी बनाते हैं। तो ब्रांच एंड सब्सिडियरी में कंफ्यूजन में मत आना। पहला है एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स, रिटेन्ड इन द फॉर्मेट इन विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड, मार्क कर रहे हो ना अच्छे से, इंक लगा रहे हो अच्छे से। Information are received from branches and they are not altered, and it will be kept in the same manner as it was originally received from the branches. Point 4, ये 3 था ना। लेजिबल फॉर्मेट में कि दिख सके, रिकॉर्ड्स ऐसे हो 0101 बाइनरी कोड में नहीं हो, लेजिबल फॉर्मेट में हो। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए इस टाइप के ई रिकॉर्ड्स को स्टोर करने का, रिट्रीव करने का, प्रिंट आउट लेने का। एंड ये रिकॉर्ड्स कितने पीरियड तक रखे जाएंगे? यूजुअली लास्ट 8 years, जो लॉ बोले उतना पीरियड तक रखना है। पॉइंट नंबर 7, बैकअप ऑफ द बुक्स कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड आउटसाइड इंडिया।
जो इंडिया के बाहर रखे गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ऐसे सर्वर्स में रखे गए हैं, सॉरी, जो इंडिया के बाहर रखे गए हैं उनको इंडिया के सर्वर पे भी रखना पड़ेगा बैकअप ऑन अ डेली बेसिस। यानी डेली बेसिस पर बैकअप चाहिए उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे जा रहे हैं, उनका डेली बेसिस पर बैकअप भी चाहिए, और वो भी इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया। 8वां नंबर पॉइंट, आरओसी को बता दीजिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते वक्त एनुअल बेसिस पर सर्विस प्रोवाइडर, आईपी एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ये सब डिटेल्स आप बता देंगे। वे द सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में कौन कंट्रोल होगा इस सर्वर का, उसका नाम भी लिखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख रहे हो तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप रखते हो मेंटेन करने के लिए, तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फीचर होना चाहिए। व्हाट इज ऑडिट ट्रेल? शुरू से एंड तक आप हर चीज को ट्रैक कर सको। जैसे कोई बोलता है मैं फाइनल सीए फाइनल एक बार में पास हुआ हूं, सीएमए फाइनल एक बार में पास हुआ हूं, तो आप देख सकते हो अरे सीएमए फाइनल अब ये पास हुआ है, इंटर पास के हुए 4 साल हो गया, फाउंडेशन पास के हुए 8 साल हो गया, बीच के मार्कशीट्स कहाँ हैं? तो आप एक बार में पास नहीं हुए होगे शायद। तो ऑडिट ट्रेल फीचर होना चाहिए। एडिट लॉग, कब क्लास चेंज हुआ था, किसने चेंज किया था, सब हिस्ट्री नहीं बोलते हो जैसे। एंड ये ऑडिट ट्रेल जो है इसको कोई डिसेबल ना कर सके। जैसे तुम लोग बोलते हो हम गूगल हिस्ट्री देख ही नहीं पाता है, हम तो इनकॉग्निटो मोड में देखता है अपना सब कुछ, ये यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ऑडिट ट्रेल फीचर को कोई हटा ना सके, और पूरा एक डिटेल होना चाहिए किसने कब लास्ट चेंज किया था, और ये कंटिन्यूअसली मेंटेन होना चाहिए। नो वन कैन, बीच में अचानक आप ऑडिट ट्रेल फीचर डिसेबल कर दोगे, वो नहीं चलेगा। पक्का? सो दीज आर बेसिकली 9 पॉइंट्स, ध्यान से मैच कर लीजिए, मैं फुल पेज करता हूं। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं। लेट मी मेक अ फुल पेज फॉर यू। तो ये 9 के 9 पॉइंट्स में सब कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट, that the accounting software which you are maintaining for electronic records should have feature of audit trail, spelling ठीक कर लेना अगर मिस हो। it should have an edit log feature, every change जो भी किया जाता है accounting records में उसका डिटेल रहता है। and audit trail feature is continuous, audit trail feature is not disabled, कोई भी आपके audit trail feature को डिसेबल ना किया हो, ये भी जरूरी है। पक्का एवरीवन? तो पहला क्वेश्चन आज क्या था, वापस रिपीट करो। बुक्स एंड पेपर्स का डेफिनेशन आता है एग्जाम में, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब में इंक्लूड्स थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, बट फाइनेंशियल ईयर मींस था, डेफिनेशन बहुत एग्जॉस्टिव था, और इसमें एक्सेप्शन था कि आप अगर एक ऐसी कंपनी है जो कि होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है फॉरेन कंपनी की, तो आप एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हैं कंसोलिडेशन पर्पसेस के लिए, अप्लाइंग टू आरडी रीजनल डायरेक्टर। बुक्स अकाउंट्स को आप इंडिया में कहीं और रख सकते हो, वो एसआर मत लिखना, वो तो दूसरा का आंसर था क्वेश्चन का। यहां आप अलग अलग रख सकते हो, और रख रहे हो तो 7 दिन के अंदर आरओसी को एओसी 5 में पूरा डिटेल दो उस दूसरे जगह का। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर रखना चाहते हो तो मेन पॉइंट जो पढ़ के खुश होगा वो ऑडिट ट्रेल वाला फीचर, जिसमें एडिट लॉग हो, हर चेंज का रिकॉर्डिंग हो, डेट of change का recording हो, and no one can disable audit trail. Second important feature, the books of, if you're maintaining electronic mode, it will be accessible in India at all times. It will be kept in legible format, in the same format and it was generated, and सारे branches की details भी रखे जाएंगे। okay, system होगा storage के लिए, and this is again important point 7 number, backup of the books of accounts maintained in electronic mode shall be kept in servers physically located in India on a daily basis. देखना यहां पर से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वो बैकअप रख रहे हैं क्वार्टरली इंटरवल्स पर, तो इट्स अ वायलेशन। और बैकअप डेली में रखोगे, और वो भी इन सर्वर्स विच आर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया, इसमें रखना पड़ेगा आपको। पक्का? सो दिस वाज ऑल अबाउट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। कॉपी में प्लीज मेंटेन करो वीडियो पॉज करके। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में
रख सकते हैं, अराउंड 9 पॉइंट्स है, पर आप 5 अच्छे पॉइंट्स भी कवर करो अगर ऑडिट सॉफ्टवेयर वाला या बैकअप इज केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये वाला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह कैन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बी मेंटेन एट द ब्रांच। तो मैंने बताया था कि ब्रांच वाले लोग अपना अपना रिकॉर्ड्स भेजते हैं और हम उसको क्लब करते हैं और अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डालते हैं। एंड ब्रांच एंड सब्सिडरी में जो लोगों को कंफ्यूजन था वो मैंने बता दिया, सब्सिडरी का अलग बनता है, पर ब्रांच तो आप ही के ब्रांच है तो वो आपके साथ कंसोलिडेट होंगे। तो लिखा है कि अगर आप ब्रांच, आपका इंडिया में अगर ब्रांच है या आपका इंडिया के बाहर ब्रांच है, लैंग्वेज मार्क किया, तो हम मानेंगे कि सब कुछ सही है अगर आप ब्रांच का ब्रांच पे रखते हो और समराइज रिटर्न्स, इंक लगा रहे हो मेरी तरह, आर पीरियोडिकली सेंड बाय द ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी एट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। यानी ब्रांच से पीरियोडिकली समराइज रिटर्न्स वहां के ट्रांजैक्शंस के आते रहने चाहिए। डेली बेसिस नहीं लिखा है, डेली बेसिस कुछ और था, बैकअप रखने बोला जा रहा था इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया। ये ब्रांच से समराइज रिटर्न्स आ रहे हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर पेपर्स मेंटेन बाय द कंपनी विद इन इंडिया। अगर इंडिया में रख रहे हो बुक्स तो आप रजिस्टर ऑफिस पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो या दूसरी जगह पे कर सकते हो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर है मेंटेन करा जा रहा है कोई बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो उस केस में एनी डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट, ओके, द समराइज्ड रिटर्न्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर वाला का जो समराइज रिटर्न्स है उसके लिए तो एक टाइम इन्होंने फिक्स कर दिया, हर 3-3 महीने में आते रहना चाहिए। और अगर इंडिया के बाहर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रहा है तो इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनी डायरेक्टर। यानी डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिया के बाहर वाले ब्रांच का भी जाकर चेक कर सकते हैं। और जो इंडिया के बाहर वाला का समराइज रिटर्न्स आएगा उसके लिए तो पीरियोडिक इंटरवल में भी टाइम भी आ गया, क्वार्टरली। Does the director have the power to inspect the books? Of course, directors have the power. In fact, shareholder के पास पावर नहीं होता है बुक्स अकाउंट्स देखने का, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज मिलती है। शेयर के पास इन यूजुअल सिनेरियो दे डोंट हैव द पावर टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन क्या लिखा है? Does the director have the power to inspect the books? लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? Where any other financial information is maintained outside the country is required by a director, the director will furnish a request to the company setting out the full details of the financial information. तो क्या डायरेक्टर के पास पावर है इंस्पेक्ट करने का बुक्स का? तो लैंग्वेज बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहां पर। The company will produce financial information to the director within, लिखा है where financial information is maintained outside the country, और कोई डायरेक्टर मांगे, डायरेक्टर will give a request to the company. Company will give financial information to the director within 15 days. 15 दिन के अंदर, within 15 days of request for information outside the country. For information outside the country, director will get, अगर डायरेक्टर रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को कुछ बाहर वाले ब्रांचेस में से इंफॉर्मेशन देखना है, तो डायरेक्टर विल गेट इंफॉर्मेशन 15 दिन के अंदर। इस पे एमसीक्यू में आ सकता है, लोग इसमें 3 मंथ्स टिक करके आ जाते हैं। 3 मंथ्स क्या चीज के लिए था कि वहां की समराइज्ड इंटरवल्स रिटर्न्स जो है वो 3 मंथ्स में आ रहा था। और अगर कोई डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन चाहिए आउटसाइड द कंट्री, डायरेक्टर विल गेट इंफॉर्मेशन विद इन 15 days of रिक्वेस्ट आने के 15 दिन के अंदर। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी सॉट, या जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाना है वो डायरेक्टर खुद देख सकता है। इस पे एमसीक्यू आता है, डायरेक्टर अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके इंडिया वाला इंफॉर्मेशन या इंडिया के बाहर वाले ब्रांच का इंफॉर्मेशन भी किसी और को भेज करके डायरेक्टर नहीं दिखला सकता, डायरेक्टर को खुद को जाना पड़ेगा। हिंदी में लिखते हैं खुद देखेगा डायरेक्टर। बट ये देखो मजेदार बात, अगर कोई सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडियरी, लैंग्वेज ध्यान देखना, ओके। अगर होल्डिंग कंपनी
अपने सब्सिडरी कंपनी में कोई को भेजना चाहता है, पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन इन होल्डिंग कंपनी कैन गो। याद रखना, अगर सब्सिडरी कंपनी का कुछ इंस्पेक्शन देखा जाएगा तो पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन इन होल्डिंग कंपनी वो जाकर चेक कर सकता है। फॉर इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन इन होल्डिंग कंपनी वो जाकर चेक कर सकता है। यानी सब्सिडरी कंपनी का कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखने के लिए डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी का आदमी जब जाएगा तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथोराइज होके जाएगा। और उधर पे क्या था देखो, फॉर इंफॉर्मेशन आउटसाइड द कंट्री डायरेक्टर विल गेट इंफॉर्मेशन विद इन 15 डेज ऑफ रिक्वेस्ट। अगर डायरेक्टर को कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो 15 दिन के अंदर मिल जाए और डायरेक्टर खुद जा सकता है, वहां पे ऑथोराइजेशन नहीं चल रहा है। पर होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी का अकाउंट्स देखने के लिए कोई को भेजेगा, then the person must be authorized by board resolution in holding company. Now, where an inspection is made, the officers and other employees will give to the person making inspection all help. सारा help भी दिया जाएगा inspection के लिए, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई आपके ऑफिस में आता है inspection के लिए, you provide him all the help. तो इतना सारा मार्किंग का समराइजेशन फाइनली क्या निकला, बुक्स अकाउंट्स आप ब्रांच में कर सकते हो, इन इंडिया लिखा, आउटसाइड इंडिया भी आप रख सकते हो। और ये जो आउटसाइड इंडिया वाला है इसी में एट एवरी 3 months समरी टू द कंपनी आप भेजोगे, पक्का एवरीवन। और डायरेक्टर्स इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यहां वाला में या बाहर वाला में। डायरेक्टर्स अगर कोई कॉपी मांगे इंस्पेक्शन के लिए, अगर उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो 15 दिन के अंदर उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई भी कर दिया जाएगा। विद इन 15 days दे विल बी सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स खुद देख सकता है। एंड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडरी पर्सन ऑथोराइज बाय बोर्ड रेजोल्यूशन इन होल्डिंग कंपनी के द्वारा ऑथोराइजेशन आ सकता है। इज इट फाइन एवरीवन? चेक करो, मैं वेट करता हूं। 3 कंफ्यूजन से बाहर निकाला मैंने आपको। आप इंडिया में भी मेंटेन कर सकते हो ऑफ कोर्स, और ब्रांचेस अगर इंडिया के बाहर है तो बाहर मेंटेन होंगे, वहां से 3-3 महीना पे खबरें समरी आता रहेगा। अब कोई डायरेक्टर को इंडिया के बाहर वाले ब्रांच से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरे को ये स्टेटमेंट भेजो, तो कभी अगर रिक्वेस्ट कर ले तो 3 महीना सब्सटीट्यूट मत करना, 15 दिन के अंदर उसे जवाब मिल जाना चाहिए और डायरेक्टर खुद देखेगा। सर आप ऑथोराइज पर्सन भी लिखे हैं ना, सिर्फ सब्सिडरी के केस में लिखा है पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन इन दी होल्डिंग कंपनी, वो भेजा जा सकता है। ओके, अब ये बहुत सिंपल है, कितने सालों के लिए, 8 साल का प्रिजर्व करिए। पर अगर कोई केस चल रहा हो इन्वेस्टिगेशन का SFIR के अंदर तो लॉन्गर पीरियड के लिए भी प्रिजर्व किया जा सकता है। पढ़ के देखिएगा। एंड हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका भी एक लिस्ट दिया हुआ है। एंड गुड न्यूज, आजकल जेल नहीं होता अगर ये प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स नहीं रखा जाए, या जो जो इन्फॉर्मेशन हम 128 में पढ़े थे उनका अगर पालन नहीं हो, जेल नहीं हो रहा है। आपके ऊपर जो मिनिमम फाइन लगेगा वो 50,000 है, मैक्सिमम 5 लाख फाइन है। पेनल्टी वर्ड यूज नहीं हुआ है। मैं वेट कर रहा हूं, स्टार्ट रीडिंग देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। पढ़ना शुरू करिए। तो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के हमने एनालाइज किया है कि बड़े केस स्टडी में 3 पार्ट्स कई बार आ जाते हैं। ये कंपनी बुक्स अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख रहा था, क्या ये संभव है? मेन 2 तगड़े पॉइंट बता दो। द कंपनीज मस्ट बी यूजिंग एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज ऑडिट ट्रेल फीचर, एडिट लॉग, डिटेल्स ऑफ एवरी चेंज इज गिवन देयर एंड ऑडिट ट्रेल शुड नॉट बी डिसेबल्ड। उसके अलावा यहां पर था बैकअप of the records which are kept outside India should be kept in servers located in India on a daily basis। बैकअप होना चाहिए legible format, in the same format, accessible in India at all times, should be kept for the period as set by law। ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे। एंड उसके अलावा नॉर्मली 8 years है, पर अगर कभी हमें लॉन्गर पीरियड को इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म के अंदर बोला गया हो तो हम फिर लॉन्गर पीरियड प्रिजर्व करेंगे। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये लर्न करो।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ फाइन, किसके ऊपर लगेगा एंड कितना लगेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स नहीं, होल टाइम डायरेक्टर भी देखते ही हड़बड़ाना मत, लिखा हुआ है होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। सीएफओ यानी बेसिकली एमडी है, डब्ल्यूडी फाइनेंस, सीएफओ, एंड मजेदार बात, any other person charged by the board and that person has also accepted the proposal, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें कई बार आप केस स्टडी में देखोगे चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, जो अकाउंट्स रखने के लिए जिम्मेदार था, चीफ अकाउंटेंट, वो भी यहां पर फाइन के अंदर फंसेगा। स्टार्ट रीडिंग, लर्न हु इज फाइंड एंड व्हाट इज द फाइन। बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 128 के अंदर इम्प्रिजनमेंट हटा दिया गया है, क्योंकि कुछ दिन बाद आप देखोगे इम्प्रिजनमेंट इज ऑल्सो कमिंग इनटू पिक्चर, पर यहां पर इम्प्रिजनमेंट हटा दिया गया है। स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करिए प्लीज। और ये फिगर पढ़ते पढ़ते याद होगा, ओके। नाउ वी गो टू सेक्शन 129, प्लीज कॉपी में लिखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड फाइन। ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, एक जैसे मैंने कॉपी में लिखने बोला था आपको, कैन बुक्स बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट वाज अ कॉपी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई एम अज्यूमिंग यू हैव रिटन, एंड ऑल्सो राइट दिस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड व्हाट इज द फिगर ऑफ फाइन, लिखिए कॉपी में। ये लर्न कैटेगरी का, वैसे सारे डेज, फिगर्स एंड पेनल्टी जो जो याद करने हैं वो मैंने अलग से भी क्लब कर दिया है छोटा नोट्स बनाकर, ताकि लास्ट के दिनों में आप वो भी पढ़ के जाओगे ना तो काम हो जाएगा। स्टार्ट डूइंग इट, मैं टाइम दे रहा हूं, देन विल मूव टू सेक्शन 129। चलिए, नाउ व्हाट इज 129, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। सर ये क्या होता है, पढ़े थे ना, इट इंक्लूड्स पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सेप्शंस थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए 4 केसेस में कि नहीं डालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। यहां पे आप देखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप बनाते हो तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी पालन होना चाहिए, प्लस शेड्यूल 3 का भी पालन होना चाहिए। बेसिकली आप जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी का। व्हेन आई से ट्रू एंड फेयर व्यू, डोंट राइट ट्रू एंड करेक्ट व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एएस का भी पालन हो, शेड्यूल 3 का भी पालन हो। तो आप देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है, बेसिकली फॉर्मेट है, फॉर्म कौन सा हो, शेड्यूल 3 वाला। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैट होना चाहिए। सर फैट मतलब एएस या इंड एएस, जो भी केस आपके यहाँ एप्लीकेबल हो, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड फॉर्म ऑफ शेड्यूल 3, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीनों गुण होने चाहिए। बट लॉ में हर चीज का क्या होता है, एक्सेप्शन। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी जो कि कोई स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर बनती है, they may have their own format, they may not follow everything according to your company law का accounting standards। तो इनके लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनी अदर कंपनी के लिए नियम कानून थोड़े इनके अलग हो सकते हैं, इनफैक्ट होते हैं। तो अब हम लोग प्रॉपर बुक्स और वो सब से निकल के 129 में हार्डकोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ गए थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको कंप्लाई करेगा,
पर ये जो है ना बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इनका अलग हो सकता है थोड़ा। अब देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अपना बना रहे हैं, दैट इज स्टैंड अलोन। अब हमारी अगर कोई सब्सिडरी है या एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है तो हमको कंसोलिडेटेड वाला भी बनाना पड़ेगा। सपोज हम, सर समझा नहीं, सपोज ये एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है एक्स वन लिमिटेड, ठीक है, इसका एसोसिएट कंपनी है एक्स टू लिमिटेड। तो देखो एक्स लिमिटेड अपना, एक्स वन लिमिटेड अपना, एक्स टू लिमिटेड अपना बनाया होगा, इन लोग क्या बनाए, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्स लिमिटेड अपना बनाया है, एक्स वन लिमिटेड अपना बनाया है, एक्स टू लिमिटेड अपना बनाया है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ अब ये एक्स लिमिटेड जो है ये x1 और x2 को मर्ज करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, जिसमें x1 x2 प्लस x सब रहेंगे और एक कंसोलिडेटेड वाला भी बनेगा। तो हर एजीएम में, हर एनुअल जनरल मीटिंग में, हर कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे, नंबर वन, प्लस साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रखे। अगर उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है तो सबको मिला करके भी एक कंसोलिडेटेड वाला भी रखे। अब इतने सारे सब्सिडरीज हैं तो हर सब्सिडरी के बारे में कुछ सेलियंट फीचर्स, कुछ कुछ सब्सिडरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एओसी 1 नाम का एक फॉर्म होता भी देखोगे, तो उस फॉर्म में के अनुसार कुछ सेलियंट फीचर्स ऑफ सब्सिडरी वो भी आपको ऐड करना पड़ता है, एक फॉर्म एंड ले डाउन करना पड़ता है। तो ये क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो एजीएम में ले डाउन किया जाता है उससे रिलेटेड प्रोविजंस बताओ। बच्चे बोलते हैं कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में ले डाउन करेगी, अपने के साथ साथ सीएफएसटी, अगर उसकी कोई सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी या जॉइंट वेंचर है, प्लस एओसी 1 नाम के फॉर्म में सेलियंट फीचर्स, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग सेलियंट फीचर्स ऑफ सब्सिडरी, वो भी ले डाउन करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत फेमस 4 मार्क का क्वेश्चन है जो आप यहां पढ़ोगे, देखोगे, जो मैंने आपको पढ़ा दिया कि ओन एफएसटी लिखोगे आप, ओन एफएसटी प्लस सीएफएसटी प्लस एओसी 1। और एओसी 1 क्या होता है, अ सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग सेलियंट फीचर्स ऑफ इट्स सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। स्टार्ट रीडिंग। जो मैंने यहां पढ़ाया है वही लिखा हुआ, ये सब क्या चीज के रेफरेंस है, आपके एएसवीएस के रेफरेंस है, जो भी आपको कंसोलिडेट करने बोलते हैं। और ये सब में भी आप अपना एएसवीएस फॉलो करोगे। यहां तक पढ़िए जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको। आई विल वेट। लर्न लिखो, लर्न कॉपी में आना चाहिए, प्रोविजंस रिलेटिंग टू लेइंग डाउन। लर्न, सिंपल लर्निंग मेरे साथ करना है आपको कि इन लोगों को अपने एजीएम में क्या ले डाउन करना है। ये कॉपी में इतना लिख सकते हो, एवरी कंपनी मस्ट ले बिफोर एजीएम ओन एफएसटी, सीएफएसटी प्लस एओसी 1 में स्टेटमेंट कंटेनिंग सेलियंट फीचर्स ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट्स। कॉपी में लिखो, कंपनी शुड ले डाउन एट एवरी एजीएम। कॉपी खोल लो, कॉपी में लिखो, कंपनी शुड ले डाउन एट एवरी एजीएम। मैंने एजीएम में अडॉप्ट करवाने के ऊपर जोर नहीं दिया। व्हाट डिड आई से, कंपनी शुड ले डाउन एट एवरी एजीएम। पढ़ के देखिए, company should lay down at every AGM own FST, CFST plus AOC 1 statement containing salient features of subsidiary। ये मुझे lay down करना है at every AGM। Company should lay down at every AGM these things। Start reading।
तो क्या ले डाउन करना है? खुद का एफएसटी, सीएफएसटी प्लस AOC1 ले डाउन एट एवरी एजीएम। प्रैक्टिस किया लैंग्वेज। अब आगे देखो, इंटरेस्टिंग, जैसे एक कंपनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है बी लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है सी लिमिटेड। ये होल्डिंग है, जो मेन पेरेंट कंपनी है, ये भी सब्सिडरी है, ये भी सब्सिडरी है। तो ए लिमिटेड क्या क्या बनाएगा? एफएसटी ऑफ ए लिमिटेड और एक सीएफएसटी बनाएगा ए प्लस बी प्लस सी का। कोई प्रॉब्लम? बी क्या बनाएगा? बी प्लस सीएफएसटी ऑफ बीसी। तो अब यहां पर एक एग्जेम्पशन दिया गया है कि वो जो बीच वाली कंपनी है ना, इंटरमीडिएट, वो चाहे तो ये सीएफएसटी ऑफ बी प्लस सी नहीं बनाए तो भी काम चलेगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम कंसोलिडेशन टू इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, यानी ये बी जो है वो बी इज होल्डिंग ऑफ सी, तो ये बीच वाली होल्डिंग कंपनी है, मेन पेरेंट कंपनी नहीं है। क्योंकि ए ऑलरेडी बी एंड सी को कंसोलिडेट कर लिया है, तो बी को एक रिलैक्सेशन हम दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? सी इज ऑल्सो सब्सिडरी, ए हैज टू कंसोलिडेट बी सी। नाउ बी इज एग्जेम्प्टेड, बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट as A is consolidating B and C. If all three conditions are satisfied for this exemption, number one, ये जो कंपनी है B, ये एक अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, ना इंडिया में ना बाहर कहीं भी लिस्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट, ऑल इट्स अदर मेंबर्स, मतलब बी में कौन होल्ड करके रखा है शेयर्स? बी में शेयर्स होल्ड करके रखा है बेसिकली एच को छोड़ दो, सॉरी ए को छोड़ दो, बी में ए होल्ड करके रखा है शेयर्स। ए के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं, ऑल इट्स अदर मेंबर्स हैव गिवन कंसेंट कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये नहीं करते हो तो भी चलेगा। यानी बी एक सब्सिडरी है, चाहे 100% हो या पार्शियली अनलिस्टेड होनी चाहिए, एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स हैव कंसेंटेड। एंड आपको प्रूफ रखना पड़ेगा कि हम सबका कंसेंट मंगवा लिए हैं। They have been informed in writing and the company maintains proof of delivery कि हम सबको इन्फॉर्म कर दिए थे, and members do not object, इस चीज का भी प्रूफ है हमारे पास। तो बी अगर कंसोलिडेट नहीं करेगा तो भी चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? ए वॉज कंसोलिडेटिंग बी एंड सी, ए खुद का तो बना ही रहा था, उसके अलावा सीएफएसटी भी बना रहा था, बी खुद का तो बना ही रहा था, सीएफएसटी ऑफ बी एंड सी भी बना रहा था। अब एग्जेम्पशन आ गया है, पर ये एग्जेम्पशन हर बीच वाले कंपनी को नहीं है। अगर वो बीच वाला कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब इंडिया बाहर कहीं भी लिस्टेड ना हो, ये भी पॉइंट इन्होंने क्लियरली लिख दिया। एग्जाम में आएगा इंडिया में लिस्टेड नहीं है पर बाहर लिस्टेड है, तो भी वो एग्जेम्पशन नहीं पा सकता। एग्जेम्पशन पाने के लिए वो कहीं भी लिस्टेड ना हो। नेक्स्ट, आप कैसी भी सब्सिडरी हो, आपने सबको इन्फॉर्म किया है, अदर मेंबर्स को। वाई एम सेइंग अदर मेंबर्स? क्योंकि ए तो उसकी होल्डिंग कंपनी है, उसका कंसेंट मुझे नहीं चाहिए। बाकी जो मेंबर्स है, मुझे उन एक एविडेंस रखना पड़ेगा, मैंने सारे अदर मेंबर्स को बताया है इन राइटिंग एंड आई हैव गॉट देयर कंसेंट, तब ये हमारे को ये छूट मिलेगा। तो ऑब्जर्व दिस केयरफुली, मैं हिंदी में समझा रहा हूं। हम अपना तो बनाते ही थे, हम कंसोलिडेट भी करते हैं, और अगर मेरे 3-4 चेन में बहुत सारी सब्सिडरीज है, सब ये काम करेंगी। पर वो बीच वाले कंपनीज को एग्जेम्पशन मिल सकता है अगर बीच वाली कंपनीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एक अनलिस्टेड कंपनी हो। नेक्स्ट एंड है ये, नेक्स्ट कि वो बाकी सारे मेंबर्स, होल्डिंग कंपनी को छोड़ दो, पर बाकी जो और मेंबर्स होंगे बी लिमिटेड में, वो सारों का भी उसे कंसेंट मिलना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और उसको एविडेंस आपको रखना पड़ेगा। ऑल अदर मेंबर्स इज द वर्ड, नोट करो अच्छे से, फुल स्क्रीन कर दूं। तो ये एग्जाम में ऐसा कुछ आया नहीं है, एमसीए का एक सर्कुलर है जो हम टीचर्स पढ़ाते हैं। वो सेकंड बीच वाली जो कंपनी एग्जेम्पशन पा रही है, हैज टू बी एन अनलिस्टेड कंपनी, रिमेंबर, नोट कर लीजिए। ऑल अदर मेंबर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, मैं बीच में ब्रेक दूंगा आपको। नेक्स्ट,
और कंसोलिडेटेड एफएसटी पे भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेंगे, जो तो मैंने यहां पे आपको रेफरेंस दिया ही है इतने सारे एएस का। ना अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, लर्न लिखो। तो अगर कोई कंपनी नहीं फॉलो करती है तो क्या इंपैक्ट आएगा? अब तुम बोलोगे सर ऑडिटर लोग अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। बोर्ड्स रिपोर्ट बोल के एक चीज होता है, एनुअल रिपोर्ट सुने हो आप लोग? एनुअल रिपोर्ट जो घरों में आती है उसके अंदर एक बोर्ड्स रिपोर्ट होता है, उसमें भी लिखा जाएगा कि आपकी एएस नहीं फॉलो हो रहे हैं, वो भी आएगा। ऑडिट रिपोर्ट हो गया एक अलग सेक्शन 143, बोर्ड्स रिपोर्ट हो गया एक अलग सेक्शन आप पढ़ोगे 134, पर 129 के अंदर भी एक इंपैक्ट, यानी 3 इंपैक्ट बताओगे अगर एग्जाम में आता है। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, लर्न लिखा मैंने कि एएस नहीं फॉलो हो रहा है तो स्टूडेंट सिर्फ एक एस्पेक्ट बता के आता है। आपको 143 ऑडिट रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर्स होंगे, 134 बोर्ड्स रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर होते हैं, पढ़ोगे आप एक दिन। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी शैल डिस्क्लोज इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूजुअली डिस्क्लोज होता है डिविएशन, क्या डिविएशन था, क्या कारण था ये डिविएशन हुआ है, और क्या इंपैक्ट आ रहा है इसका, क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आ रहा है, कि आपका प्रॉफिट कितना ऊपर नीचे हुआ है, ये भी बताओगे। प्लस यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 129 प्लस 143 ऑडिट रिपोर्ट में भी ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा, प्लस 134 में बोर्ड्स रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज होंगे इफ एएस नॉट कंप्लाइड। तो ये कंप्लीट आंसर है। पर अभी हम 129 में क्या पढ़ रहे थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगा क्या डिविएशन हुआ है, क्या रीजन है, क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आएगा। तीनों एस्पेक्ट पढ़ के देखिएगा। ऑल थ्री एस्पेक्ट्स आर कवर्ड हियर। स्टार्ट रीडिंग। पढ़ना शुरू करिए। और कुछ कुछ कंपनीज को जो अभी इतना मेहनत से मैंने पढ़ाया था ना, एएस फॉलो करो, डिस्क्लोजर्स दो, शेड्यूल 3 में तो बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं, पर जो गवर्नमेंट कंपनी होते हैं ना, एग्जांपल डिफेंस वाले, वो अपना सब कुछ इन्वेंट्री नहीं बताएंगे आपको, हमारे पास कितना आरडीएक्स है, कितना क्या है, कहाँ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार खुद और कई बार एप्लीकेशन पर कुछ कुछ कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर देता है फ्रॉम कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन एंड द रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद या एप्लीकेशन पर कई बार कुछ कुछ कंपनीज को रिलैक्सेशन दे देता है फ्रॉम कंप्लाइंग विद सेक्शन 129 टोटली। ऐसी एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लैंग्वेज मिल रहा है? फिर आ रहा है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, जैसे भी थोड़ी देर पहले 128 का आया था, नाम पूरा सेम लग रहा है और इसमें जेल भी है, 1 ईयर का जेल तक भी है। फाइन फिगर इज सेम। स्टार्ट कंपेयरिंग, मैंने क्या वर्ड्स पे कैसे इंक लगाए हैं, पढ़ना शुरू करिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल, मैनेजिंग डायरेक्टर, हर डायरेक्टर नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर, हर होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं। वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है तुम भी अंडरलाइन करोगे। इन चार्ज ऑफ फिनेंस, देन वी हैव सीएफओ। पढ़ के देखिए, ये लिस्ट आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहे थे, किसको पकड़ा जाएगा, क्या होगा। स्टार्ट रीडिंग। हेलो, पढ़ना शुरू करिए।
we have managing director, whole-time director, CFO, any other person charged by the board, that is your, हो सकता है चीफ अकाउंटेंट को आपने जिम्मेदारी दी हो. अब इसमें एक वर्ड और है, वो भी दिखाता हूं आपको. Just a minute. In the absence of any of the officers mentioned above, लैंग्वेज लिख दे रहा हूं अगर आपके बुक में मिसिंग हो. In absence of any of the officers, 1 2 3 4 सब एब्सेंट हो, सारे अगर आपके एब्सेंट हो, देन ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी are liable. In absence of any of the officers above, all the directors of the company are liable. In absence of any of the officers above, all the directors of the company are liable. सारे directors जो भी हैं वो liable होंगे. अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया. I'll just join again. Wait, कुछ नेट में प्रॉब्लम है, स्क्रीन नहीं आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ. Give me a moment, please. Yes. तो एक फिफ्थ आइटम लिखो अगर किसी के बुक में मिसिंग है. In absence of any of the officers above, all the directors of the company are liable. सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो लायबल होंगे इस सिनेरियो में. पढ़ के देखिए. Start reading. In absence of any of the officers above, all the directors of the company are liable. लिख लीजिए. जेल है, और यहां पे एक लाइन लिखना चाहिए हम लोगों को, सबको को मिलकर. कंपेयर द फाइन ऑफ 128 एंड वर्सेस 129. फिगर सेम है, फाइन सेम है, बट वहां पर 128 में इम्प्रिजनमेंट नहीं था, यहां पर इम्प्रिजनमेंट है. स्टार्ट ऑब्जर्विंग. कंपेयर करो एक बार पेज पलट करके, कॉपी में लिखो ये लाइन. बताइए. डन एवरीवन? श्योर? कॉन्फिडेंट? वेरी गुड. तो आज हम लोग फाइन्स के फिगर्स को, लर्न कैटेगरी का है ये फाइन, प्लीज लिखो लर्न, इंपॉर्टेंट. अब हम नए टॉपिक्स पर आएंगे. सेक्शन 130. सेक्शन 130 एंड सेक्शन 131. जैसे आज हम लोग कंपैरिजन करके दो सेक्शंस पढ़ रहे थे. 128 129 एक टाइप का था. अब हम पढ़ने वाले 130 वर्सेस 131. 128 और 129 में क्या था देखो, अगर ये था बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ये क्या था, FST. अब ये क्या है, 130 क्या है एंड 131 क्या है. 130 में आप देखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बन गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गया, उनको वापस से खोला जा रहा है, रीओपन, ऑर्डर दिया जा रहा है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खोलो, वापस से बनाओ, क्योंकि तुम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉड्यूलेंट है. तुम्हारे मैनेजमेंट पे मुझे डाउट है, तुम्हारा अकाउंट्स में गड़बड़ी हो सकता है. तुम्हारे मैनेजमेंट वाले लोग, डायरेक्टर्स और भी कंपनीज में मैनेजमेंट करते हैं, सब जगह कांड करा हुआ निकला है, हम लोग को डाउट है, तुम्हारा बुक्स वापस खोलो. तो ऐसे ऑर्डर्स आने पर कंपनी को बुक्स
वापस से खोलने पड़ते हैं। कौन करता है ऐसा ऑर्डर? इस टाइप के ऑर्डर कितने सालों की पुराने बुक्स को भी हम खुलवा सकते हैं? लास्ट 8 years मिनिमम। कई बार अगर आप बुक्स लॉन्गर पीरियड के लिए प्रिजर्व कर रहे थे तो लॉन्गर पीरियड के लिए खुलवाया जा सकता है। ओके, तो देखो किसके, ऑन हुज एप्लीकेशन एंड हु ऑर्डर्स, ऐसे क्वेश्चन बना लेना, हु ऑर्डर्स, किसके ऑर्डर पर आपका बुक्स खुलवाया जाएगा और कौन अप्लाई करेंगे इन लोगों को, किन ग्राउंड्स पर खुलवाया जाएगा, एंड यहीं पर लिखा हुआ है कितने सालों का खुलवाया जाएगा, कई बार लॉन्गर पीरियड का भी खुलवाया जाएगा। तो मैंने पहले इजी कर दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको रीओपन करने का ऑर्डर नॉर्मली नहीं आ सकता जब तक इन लोग अप्लाई ना कर रहे हो। और ये ऑर्डर देता कौन है? कोर्ट या एनसीएलटी में से कोई भी ऑर्डर दे सकता है दैट रीओपन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेक इट अगेन, रिकास्ट इट अगेन। किसके एप्लीकेशन पर दिया जाता है? लंबा लिस्ट मिल रहा है आपको, शॉर्ट में लगेगा सिरसा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, any other statutory regulatory body, and any person concerned. It can be your member, depositor, debenture holder, जिसका कोई स्टेक इन्वॉल्व हो कंपनी में। तो इन लोगों के एप्लीकेशन पर खुलवाया जा सकता है। बट कौन ऑर्डर पास कर रहा है? आप क्वेश्चन बना रहे हो ऐसे तोड़ तोड़ के, ऑन हुज एप्लीकेशन, ऑन हुज ऑर्डर्स, यानी यहां कंपल्सरी रीओपनिंग है अगर इन लोग अप्लाई करें और इन लोग भी कन्विंस हो जाए। किन आधार पर हो सकता है? अकाउंट्स वे प्रिपेयर इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, या कंपनी के कामकाज मिसमैनेज है, हमें ऐसा लग रहा है, मुझे डाउट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी। बट जब भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब भी ऐसे एप्लीकेशन आते हैं, अभी आप रीड करोगे, मैं आपको रीडिंग का टाइम दूंगा, जब भी ऐसे एप्लीकेशन आते हैं ना कोर्ट के पास या एनसीएलटी के पास, सपोज सीजी अप्लाई किया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बोर्ड दिख रहा है ना आपको, इफ सपोज इनकम टैक्स अप्लाई किया है एनसीएलटी के पास टू रीओपन, देन एनसीएलटी क्या करेगा पता है? जब ऐसे एप्लीकेशन आएगा तो एनसीएलटी नोटिस देगा टू सीजी, सेबी, अदर रेगुलेटरी बॉडी और एनी अदर पर्सन को भी, मतलब उन लोगों को भी नोटिस देगा। जब आईटी इनकम टैक्स अप्लाई कर रहा है तो नोटिस इन चारों को भी जाएगी। जब सेबी अप्लाई कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी एनसीएलटी नोटिस बाकियों को भी देगा, उनके रिप्रेजेंटेशंस को भी ध्यान में लेगा बिफोर पासिंग द ऑर्डर। यानी कोई एक अथॉरिटी जाके एनसीएलटी को कंप्लेन करता है, वो सीधा ऑर्डर नहीं पास करता है। व्हेन सपोज सेबी इज गोइंग एंड अप्लाइंग टू एनसीएलटी कि इनका कुछ गड़बड़ी हुआ है, फ्रॉडुलेंट है, इनका मिसमैनेजमेंट हुआ है जिसके कारण मुझे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी इनके डाउट में लग रहे हैं, तो एक जन के एप्लीकेशन पर आप देखोगे एनसीएलटी इज नॉट रिएक्टिंग, एनसीएलटी इन लोगों को भी, इनके भी परामर्श को लेगा, रिप्रेजेंटेशंस इनका भी लेना चाहेगा। तो ऐसा बनाइएगा। ओके, ऑन व्हाट ग्राउंड्स है ना, शॉर्टकट लिखना एफएम। सर एफएम तो एक सब्जेक्ट लग रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नो नो, फ्रॉडुलेंट एंड मिसमैनेज। कॉपी में प्लीज लिखना, हु ऑर्डर्स अंडर 130 फॉर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी खोला जा रहा है, देखो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी खोला जा रहा है, स्कोप दिख रहा है। हु ऑर्डर्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हुज एप्लीकेशन, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, कितने सालों का खुल रहा है वो भी देखा जाएगा। पहले ये लो, इतना पहले ग्रिप में लो। एक अथॉरिटी जाता है तो एनसीएलटी से उसके बोलने पर नहीं करेगा, एनसीएलटी विल आल्सो टेक ओपिनियन ऑफ अदर्स। Who orders, on whose application, on what grounds, और इन अथॉरिटीज के भी, इन लोगों का भी मुझे रिप्रेजेंटेशंस लेना पड़ेगा बिफोर पासिंग द ऑर्डर, इन लोगों के रिप्रेजेंटेशंस को भी मुझे सुनने पड़ेंगे। एंड लास्ट 8 years का भी देखा जाएगा, पढ़ के देखिए प्लीज।
लास्ट 8 ईयर्स का खुलवाया जा सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लीज लिखना, कॉपी जो लोग मेंटेन कर रहे हो ना, 130 में आप देखोगे क्या खुलवाया जा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एफएसटी खुलवाया जा रहे हैं। 130 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एफएसटी खुलवाए जा रहे हैं। 130 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एफएसटी खुलवाए जा रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, लास्ट 8 इयर्स के खुलवा सकते हैं, पर कुछ कुछ कंपनीज को याद है, आज ही पढ़े थे हम, 8 इयर्स से लॉन्गर पीरियड का भी प्रिजर्व करते हैं, तो हम फिर लॉन्गर पीरियड का भी खुलवा सकते हैं, याद रखना। कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था ना, हम लॉन्गर पीरियड का भी खुलवा सकते हैं। नाउ व्हाट इज 131? 131 में लैंग्वेज इज नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लैंग्वेज इज वॉलंटरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लैंग्वेज आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड्स रिपोर्ट। प्लीज कंपैरिजन ड्रॉ करो, और इस बार कंपनी खुद डिसाइड करती है वॉलंटरली कि हम जो एफएसटी या बोर्ड रिपोर्ट बनाए थे उसमें ना कुछ कुछ इन चीजों का पालन नहीं हुआ है। 129 जो अभी पढ़ के आए, 134 बोर्ड्स रिपोर्ट का सेक्शन है, मैंने आज बताया भी था आपको, एएस के नॉन डिस्क्लोजर्स वहां पे भी आते हैं, मेंशनिंग होती है। तो हम रिवाइज कर सकते हैं पिछले 3 सालों का, हम कोई भी 3 साल का खोल सकते हैं हम, एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, बट आफ्टर अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल, यानी बोर्ड डिसीजन लेगा कि हम वॉलंटरली रिवाइज करना चाहते हैं। इस बार ग्राउंड्स क्या है, 129 एंड 134। इस बार देखो बुक्स और अकाउंट्स नहीं खुल रहे हैं, इस बार एफएसटी और बोर्ड्स रिपोर्ट खुल रहे हैं। पर वॉलंटरी में भी हम बस अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, एक तो लास्ट 3 इयर्स का ही कर सकते हैं हम, वहां पे लास्ट 8 इयर्स था, और एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए वॉलंटरी में भी। बट देखो यहां पर भी एक पॉइंट है, और बाद में एनसीएलटी की कॉपी इज फाइल्ड, किसके पास फाइल्ड होती है बाद में, आरओसी के पास, और बाद में एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास फाइल होती है। नाउ ट्राइब्यूनल को जब भी आप अप्लाई करोगे, वापस से देखो, वो नोटिस देगा इस बार ओनली 2 अथॉरिटीज को नोटिस, इस बार नोटिस सिर्फ 2 अथॉरिटीज को जा रहा है, नोटिस ओनली टू सीजी एंड इनकम टैक्स फॉर रिप्रेजेंटेशंस। पिछली बार नोटिस किस किस को गया था, सिस्को को गया था, सीजी, सेंट्रल इनकम टैक्स, एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी, सेबी। इस बार वॉलंटरी रिवीजन में नोटिस इज ओनली टू 2 अथॉरिटीज, ताकि उन ऑर्डर पास करने के पहले उनके रिप्रेजेंटेशंस को हम सुन सके। यहां तक देखो, कंपेयर करो। पहला कंपैरिजन, अगर आप यहां पर आओ, मैंने एक चार्ट भी बनाया आपके लिए, कि यहां पर देखो वॉलंटरी हो रहा है, ये ब्रॉडर स्कोप था। ब्रॉडर स्कोप कैसे था, यहां बुक्स ऑफ अकाउंट से, डिफरेंस आपके बुक में भी होगा कहीं ना कहीं, एफएसटी, यहां पर एफएसटी एंड बोर्ड्स रिपोर्ट है। यहां 8 सालों तक का रिवीजन हो सकता था, यहां 3। यहां ग्राउंड्स था फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट, जिसके कारण आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से मुझे डाउट है। फिर देखो हु कैन अप्लाई, यहां कंपनी इटसेल्फ अप्लाइड है, नोटिस सिर्फ 2 अथॉरिटीज को दिया जाता है। यहां पे नोटिस इज गिवन टू ऑल 5, यहां नोटिस इज गिवन टू ओनली 2। यहां 1 रिवीजन इज ओनली अलाउड, वहां ऐसा कुछ लिखा नहीं था। तो टैबुलर डिफरेंस नहीं पूछेगा, बट ये डिफरेंस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि जब अपने आंसर्स को हम डेवलप करें तो वी कैन डेवलप इट एट अ वेरी गुड लेवल। अंडरस्टूड? स्टार्ट रीडिंग 130 एंड 131 अगेन। और जब भी हम ऐसा रिवीजन करते हैं, जिस साल का हम रिवाइज करते हैं ना, उस साल का एक ही बार वापस हो सकता है, बार बार रिवीजन अलाउड नहीं है। रिवीजन ओनली वंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ही बार रिवीजन हो सकता है, एंड रीजंस फॉर रिवीजन आर डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि जब भी हम वॉलंटरी रिवीजन करते हैं, मुझे रीजंस फॉर रिवीजन बोर्ड्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। चलिए मैं टाइम दे रहा हूं, आप वापस पढ़ना शुरू करिए इन चीजों को। आई एम हियर ओनली, एक बार वापस पढ़ो। मतलब ये चैप्टर ऐसा ना, बहुत कंपैरिजन करके बहुत सिमिलर चीजें लगती है,
तो you have to compare and draw fine conclusions. Do it now. Done. इसमें एक सेक्शन और था यहाँ मिसिंग है इस बुक में. आई जस्ट यस पीछे चला गया ना. ठीक है, देखते हैं. तो वॉलेंट्री रिवीजन में पिछले 3 सालों में से कोई 1 साल का आप रिवाइज अगर किए हो इस साल, उस साल का वापस से रिवाइज नहीं होगा. मैं पिछले 3 सालों का भी रिवाइज कर सकता हूं. ओके, बट ओनली 1 रिवीजन, मतलब बार बार रिवाइज वाले का वापस रिवीजन अलाउड नहीं है. और जब भी ऑर्डर्स पास करता है ना एनसीएलटी, वो रिप्रेजेंटेशंस लेता है. उस 130 में 5 लोगों से वो रिप्रेजेंटेशंस मांगता है. 4 लोगों से एक अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, और यहां पर मैं 2 लोगों से रिप्रेजेंटेशंस मांगूंगा, और पिछले 3 सालों का ही सिर्फ मैं वॉलंटरीली रिवाइज कर सकता हूं. डन, वेरी गुड. नाउ ये कुछ सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अब आप करोगे. Now let us do this, particularly this aspect. 1-2 पेज बाद होगा कोई कोई बुक्स में. 129A इंपॉर्टेंट लिखो. डायरेक्ट थ्योरी बट आ जाता है एग्जाम में. 129A किसी बुक में पहले होगा, किसी में बाद में होगा. ये डिफेंस वालों को आज मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट कंपनीज इंगेज्ड इन डिफेंस प्रोडक्शन, उनको सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला एएस कंप्लाई नहीं करना पड़ता है. ओनली वैसी गवर्नमेंट कंपनीज को ये रिलैक्सेशन मिलेगा जो ये चीजें की हो, मतलब ये सब डिफॉल्ट ना की हो, उन्हीं को रिलैक्सेशन मिलेगा. नाउ व्हाट इज 129A? व्हाट इज 129A देखेंगे हम. स्टार्ट रीडिंग. लिखो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन कम्स. ये केस स्टडी भी आएगा तो इतना बोलने के लिए सिर्फ केस स्टडी रहेगा, डायरेक्ट है. जैसे अभी हम लोग क्या सुनते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक बार बनाना है. और अगर आप थोड़ा सा लिस्टेड कंपनीज के बारे में जानते हो, अगर आप सेबी के नॉर्म्स को जानते हो, लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जमा भी होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में. वैसा ही कुछ नियम कानून कुछ कुछ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, अभी तक पूरा लिस्ट आया नहीं है, सर्टेन अनलिस्टेड कंपनीज को पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. और वो कितने पीरियड पे बनाएंगे वो पीरियड अभी स्पेसिफाइड नहीं है. एंड पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद अप्रूवल बाय बोर्ड मिलना चाहिए, और फिर इस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटिंग या लिमिटेड रिव्यू होना चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा. मैं पढ़ाऊंगा, डोंट गेट टेंस्ड. एंड आरओसी के पास उस पीरियड के एंड पे, साल मत लिखना, जैसे लिस्टेड कंपनीज हर क्वार्टर के एंड पे फाइल करते हैं, यहां पर विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड वो सर्टेन अनलिस्टेड कंपनीज आरओसी को फाइल करेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. सर्टेन, वो सर्टेन अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ है रूल में, और हो सकता है जब आप पढ़ रहे हो, वीडियो चलाओ 1-1.5 महीना बाद, जब तक आ गया हो नोटिफिकेशन तो मैं शेयर कर दूंगा, पर अभी नहीं है जब मैं पढ़ा रहा हूं. सर्टेन अनलिस्टेड कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है ऑन पीरियोडिकल बेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. तुम्हारे बुक्स में भी ऐसे मार्किंग्स है ना, चेक कर लो वरना कर लो. एंड ऐसे जो सपोज क्वार्टरली या हाफ ईयरली या जो भी पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं,
बोर्ड अप्रूव करेगा, फिर उस पीरियोडिक 3 महीने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या तो ऑडिट होगी बाय सीए, या एक लिमिटेड रिव्यू बोलते हैं, ऑडिट क्लास में पढ़ोगे। व्हाट इज लिमिटेड रिव्यू समझा देता हूं। ऑडिटिंग में तो बहुत सारा स्टेप्स लिया जाता है, लिमिटेड रिव्यू में सिर्फ इंक्वायरी और एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीड्यूर्स, ऑडिट में पढ़ा होगा आपने, सिर्फ यही 2 स्टेप्स लिए जाते हैं। नाम है लिमिटेड रिव्यू बाय सीए। ये इस पीरियोडिक स्टेटमेंट का या तो आप ऑडिट करवा लो, या लिमिटेड रिव्यू भी एक ऑप्शन दे दिया, बाय प्रैक्टिसिंग सीए करवा लो, और फिर आरओसी के पास फाइल करो विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड। 30 दिन के अंदर फाइल करने बोला गया है। प्रैक्टिस द लैंग्वेज, इट्स टफ। बहुत लोगों का रॉन्ग होगा, मैं वेट कर रहा हूं। आज का चैप्टर हैवी है, घर जाके लिख कर प्रैक्टिस करना होगा। 129 में आइए, प्रैक्टिस द लैंग्वेज एवरीवन। Written everyone? Certain unlisted companies periodic financial statements बनाएंगे, उस financial statements का जो periodically बनेगा उसका audit होगा या limited review होगा। And most important, before you go send it for audit, it has to be approved by the board। यानी 4 डब्बे याद रखिएगा, आपके बुक के डब्बे हो सकता है कलर अलग हो, पर ये 4 डब्बे आपको याद होने चाहिए। इस तरह आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेवलप हो रहा है, फेज बाय फेज। इज इट ओके? नाउ आज हम लोग एक बात पढ़े थे, डायरेक्टर्स खुद जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने के लिए, याद है? डायरेक्टर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो अपने फ्रेंड को भी नहीं भेज सकते पावर ऑफ अटॉर्नी देकर, पुराने केस लॉज में अलाउड था, नहीं दे सकते। मेंबर के पास यूजुअली राइट नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का। नहीं सर कैसे नहीं होता, मालिक है वो, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी मिलती है, पर बुक्स अकाउंट्स देखने का अधिकार नहीं होता है। बट एक्सेप्शन है, इफ एओए अलाउज द बोर्ड कि आप चाहें तो शेयर होल्डर को ऑथोराइज कर दीजिए इंस्पेक्ट करने के लिए बुक्स, तो हो सकता है। लैंग्वेज मिला? या एक मेंबर का 51% कंपनी में है, वो बुक्स अकाउंट्स देखना चाहता है, तो ईजीएम बुलाएगा और अपने आप को डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करवाएगा और फिर इंस्पेक्ट कर लेगा। या जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास होगा, जैसे ये वाला पॉइंट नंबर 2 का एग्जांपल दिया मैंने, अपने आप को डायरेक्टर अपॉइंट करके आप करवा सकते हो। या एओए अलाउ कर रहा है बोर्ड को कि आप ऑथोराइज कर दीजिए, बट नॉर्मली दे डोंट हैव द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंफ्यूज मत होना, सर मालिक को मना कैसे कर दिया, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मिल रही है ना उसको, कौन मना किया है? बट ये चीज अलाउड नहीं है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, यहां पर एक लंबे लंबे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं चाहूंगा सब पढ़िए और एक लाइन लिख लो बिफोर यू स्टार्ट पढ़िंग। प्रोसीड्यूर है ये, कुछ नहीं है, इतना बड़ा साइज दिया है, फॉर चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, दिस इज जस्ट प्रोसीड्यूर फॉर चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दिस इज ओनली प्रोसीड्यूर फॉर चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लैंग्वेज देखकर देख लो, दिस इज मियरली प्रोसीड्यूर फॉर चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पक्का? स्टार्ट रीडिंग। लंबा क्वेश्चन है, और सुनो एक आंसर, देर इज मिसप्रिंट इन द आंसर। आंसर में ना लिखा हुआ है अप्लाई टू सीजी फॉर चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तुम सीजी की जगह क्या लिखोगे? या ट्राइब्यूनल लिखा हुआ होगा, सॉरी, तुम ट्राइब्यूनल की जगह लिखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर। ये जो इतना बड़ा कहानी दिया हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है आपको। आपको इसमें पहले फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन दिया गया है, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड प्रोसीड्यूर फॉर चेंजिंग, वो ही एक्सप्लेन किया गया इस क्वेश्चन में। तो कभी भी क्वेश्चन के साइज को देखकर
और जहां पे भी ट्राइब्यूनल दिया हुआ है उधर आप क्या कर लोगे, रीजनल डायरेक्टर ये सब कर लोगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिर भी आप इसको अगर घर में पढ़ोगे इस क्वेश्चन में, या भी पढ़ लोगे, मैं टाइम दे रहा हूं, रीडिंग टाइम, यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन फाइनेंशियल ईयर एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर फॉर चेंजिंग फाइनेंशियल ईयर। और ऐसा जब भी होता है ना क्वेश्चन पेपर में, तो घबराइएगा मत, आपको पहले प्रोविजंस ही लिखना होता है। एंड जो कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है ना इनकॉर्पोरेशन के बाद, वो थोड़ा अलग होता है। मैंने बताया था ना, अगर आप 3 जनवरी 2019 को बने तो इसी 31 मार्च को आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं होगा, अगले कैलेंडर ईयर के 31 मार्च को खत्म होगा। एंड कुछ कंपनीज जो किसी की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी अगर आप हैं ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो आपका फाइनेंशियल ईयर अलग हो सकता है कंसोलिडेशन पर्पसेस के लिए। एंड एक गुड न्यूज और सुनिए, आईएफएससी कंपनी याद है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आईएफएससी सेंटर्स हैं, इंडिया में एक फेमस है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। आईएफएससी कंपनीज ऑल टुगेदर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकती है और उनको अप्रूवल ऑफ आरडी भी नहीं चाहिए होता। ये इस आंसर में कहीं मुझे एक लिखा, स्टार्ट रीडिंग कहीं होगा बीच में, आप खोज के पढ़िए, बाकी सेम है वॉट एवर वी हैव डन। स्टार्ट रीडिंग दिस वन, पढ़ना शुरू करिए, मैं रीडिंग टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, एक रीडिंग टाइम भी दे दे रहा हूं। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। पढ़ना शुरू करिए। तो ये आईएफएससी लेआउट,
आईएफएससी कंपनी को तो आरडी अप्रूवल भी नहीं चाहिए, वो सीधा क्या कर सकती है, इफ दे आर सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो वो सेम डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हैं. सो दिस वाज अ क्वेश्चन 2 होमवर्क है. और कोई कोई बुक्स में ना क्वेश्चन 3 भी होगा एंड क्वेश्चन 3 भी है. क्वेश्चन 3 आप पढ़ लीजिएगा, जिन किताबों में नहीं है नथिंग टू वरी, पीछे ऐड किया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स के अंदर. सो दिस कवर्स योर टुडेज क्लास. कल हम लोग XBRL पिक करेंगे एंड 136 एंड 137 वो वाले एस्पेक्ट्स देखेंगे. तो आई विल राइट द टाइम इन द ग्रुप, मोस्ट प्रॉब्ली इट इज इन द आफ्टरनून, मैं लिख दूंगा ग्रुप में. ओके, थैंक यू सो मच.